गुड मॉर्निंग। रामगढ़ लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आई एम पालू महतो, अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल बरघुटुआ, PGT इंग्लिश। टुडे आई डिस्कस क्लास 12th इंग्लिश कोर बुक फ्लैमिंगोज चैप्टर नंबर 2 लोस्ट स्प्रिंग अ स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड रिटन बाय एनिस जंग। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, किसी भी मनुष्य के जीवन में उसका जो बचपन का जो काल होता है वह बहुत ही स्वर्णिम होता है, सीखने का होता है, मौज मस्ती करने का होता है। लेकिन यहाँ पे लेखिका ने दिखाया है कि कैसे जो है सिचुएशन की वजह से बच्चों के जीवन में जो स्वर्णिम काल होता है उस काल में काम के बोझ को लाद दिया जाता है, जिनसे उसके जीवन का जो स्वर्णिम काल होता है, आनंद काल होता है, वह उस काल का वो आनंद नहीं ले पाते हैं और उनका जीवन का जो स्वर्णिम काल है वह उनसे छीन लिया जाता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है लोस्ट स्प्रिंग अ स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड। बच्चों के जीवन से जो बचपना जो छीन लिया गया है उसी का डिस्क्रिप्शन हम इस पार्ट में देखेंगे। और लेखिका एनिस जंग जो है बहुत ही हार्ट टचिंग मार्मिक तरीके से इस कहानी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इस कहानी का जो मुख्य थीम है वह है ग्राइंडिंग पॉवर्टी का और ट्रेडिशन का। लेखिका यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे जो है वो अत्यंत गरीबी के वजह से बच्चों के ऊपर काम को थोपा जाता है और उनका जो लक्ष्य होता है उनके लक्ष्य से उन्हें दूर किया जाता है। यहाँ पर ट्रेडिशंस की भी बात आती हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ट्रेडिशन की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक ही काम को करते आ रहे हैं। अबाउट द ऑथर, थोड़ी सी हम लेखक के बारे में भी या लेखिका के बारे में भी जानेंगे कि एनिस जंग जो हैं वह एक प्रसिद्ध एडिटर भी रही हैं और एक कॉलमनिस्ट भी रह चुकी हैं, इंडिया में भी और विदेश में भी। इन्होंने बहुत सारे पुस्तकें भी लिखी हैं और इस पाठ को जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं यह जो है लॉस्ट स्प्रिंग अ स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड का एक एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा अंश है जिसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इस पाठ में लेखिका ने 2 भागों में विभाजित करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी को पिरोया है। इसमें पहला पाठ है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे जो है कूड़े कचड़े से कुछ पैसा मिल जाता है। इस कहानी में लेखिका बताती हैं कि एक हमारा कैरेक्टर है साहिब, जिसका पूरा नाम साहिब आलम है, जो लेखिका इस बच्चे से मिलती है जो प्रतिदिन कूड़े कचड़े बीनने का काम या चुनने का काम क्या करता है। तो लेखिका एक दिन जब इनसे मिलती हैं तो वह पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वह कहता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। लेकिन लेखिका जब यह देखती है कि जैसा इसका नाम है इस हिसाब से तो वह इस तरह का जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, तो लेखिका फिर मन में सोचती है कि जिस तरह का नाम यह रखा हुआ है वैसा जिंदगी को यह नहीं जी पा रहा है। और साहब जो है वह प्रतिदिन जो है कूड़ा कचड़ा चुनते रहता है। साहब जो है वह साहिब ढाका से आया हुआ है। पहले वह ढाका में रहता था, वहाँ उसका घर था, खेत खलिहान भी थे, जैसा कि उसकी माँ बताती हैं। लेकिन ये सब बात साहिब को बिल्कुल भी याद नहीं है, दूर दूर तक भी उसे याद नहीं है। यह बात उसकी माँ ने बताई।
वह पहले ढाका में रहता था और एक बार प्राकृतिक आपदा आने के कारण बहुत सा तूफान, आंधी और डिजास्टर होने के कारण जो है वह घर से दूर हो गए। वहाँ का घर उनसे छीन गया और वह अपनी सर्वाइवल के लिए अभी यहाँ सीमापुरी में रहते हैं। तो लेखिका जब प्रतिदिन देखती है कि यह बच्चा जो है वह कूड़े के ढेर से कूड़ा चुनने का काम करता रहता है, तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मिलने के बाद लेखिका एक दिन पूछती है कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो? देन ही रिप्लाई, वह कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा करने को कुछ भी नहीं है। तब लेखिका कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो वह कहता है कि मेरे इलाके में कोई भी स्कूल नहीं है, जब स्कूल बन जाएगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। तो लेखिका यूं ही मजाक में कह देती हैं कि क्या यदि मैं स्कूल बनवाऊंगी तो तुम पढ़ने आओगे? तो इस पर वह रिप्लाई करता है कि हाँ, अगर आप स्कूल बनवाइएगा तो मैं पढ़ने के लिए आऊँगा। तो कुछ दिन बीतने के बाद जब वह साहिब लेखिका को देखता है तो दौड़ते हुए उसके पास में जाता है और कहता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इस पर लेखिका को बहुत ही शर्मिंदा फील होता है। वह कहती है कि जाने अनजाने हमने इससे ऐसा वायदा कर दिया जिसे फुलफिल करना इम्पॉसिबल है। तो लेखिका इसी दौरान बातचीत में एक दिन फिर उन लोगों से मिलती है जहाँ पे 3-4 बच्चे होते हैं। तो वह कहती हैं कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तब वह एक लड़का कहता है कि अगर इसकी माँ इसे चप्पल दे भी दे तो भी यह नहीं पहनेगा। दूसरा लड़का जो कि खुद बेजोड़ बेमेल जूता पहना हुआ था, वह यह कहता है कि इसके पास तो जूते है ही नहीं या चप्पल है ही नहीं। तीसरा बच्चा कहता है कि ऐसा बात नहीं है कि हम लोग जो है चप्पल पहन नहीं सकते हैं या जूते पहन नहीं सकते हैं, लेकिन दिस इज आवर ट्रेडिशन, कि ये हमारा परंपरा है। यहाँ पे जो है वह बच्चा अपनी गरीबी को छिपाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लेखिका इस बात को अंडरस्टैंड कर लेती हैं कि यह जो है एक झूठी बात है। सच्चाई तो यह है कि आप चप्पल पहनने को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो इसी कहानी के दरमियान जब यह वार्तालाप होते रहती है तो लेखिका को एक कहानी याद आती है। वह कहानी था यूडीपी का। जो एक व्यक्ति ने उन्होंने कहा था कि यूडीपी के बच्चे भी, जो यूडीपी का जो मंदिर था वहाँ का जो पुजारी था उसके बच्चे भी जो है जब भी वो स्कूल जाते थे तो थोड़ा सा रुक के भगवान के पास में वो प्रेयर करते थे कि मुझे भी जूते मिल जाए भगवान, मुझे भी चप्पल मिल जाए। और अंततः ऐसा हुआ कि उन लोग को वह इच्छाएं जो है वह पूरी हो गई। लेकिन लेखिका कहती हैं कि अभी भी सीमापुरी के बच्चों के पास में जो है वो चप्पल जूते का अभाव है और ये अभी भी खाली पैर रहते हैं। और साहिब जो है वह सीमापुरी बांग्लादेश से आया हुआ था, क्योंकि जब बांग्लादेश में उसका घर जो है तूफान में बह गया, ढह गया, तो सर्वाइवल के लिए वो सीमापुरी में आकर वे लोग रहने लगे। और वो लोग जो है बांग्लादेश से 1971 में सीमापुरी आए हुए थे। और वह कहता है कि कूड़ा बीनने में वो इतना मशगूल होता है कि प्रतिदिन जो है वो कूड़ा बीनने का काम वो बच्चे करते हैं, जिसमें कभी कभी उसको 1 रुपया भी मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। लेकिन जब उन्हें वो पैसा मिलता है तो वो उस कूड़े में कुरेदना बंद नहीं करते हैं, बल्कि और तेजी से कुरेदते हैं कि मे भी और कुछ मिल जाए। यहाँ पे उनकी होप जो है वो जाग जाती है।
उसके बाद इस पार्ट में लेखिका बताती हैं कि गार्बेज जो है वो भले ही अमीरों के लिए एक कूड़ा कचरा होता है जिसका उनके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट इन दिस एक्सटेंट वी फाइंड गार्बेज इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उनके लिए जो है ये जीने का एक आधार है। गार्बेज जीने का एक आधार है। अगर गार्बेज नहीं होगा तो वहाँ के बच्चे उसमें से चुन नहीं पाएंगे और जो भी उसमें से उन लोगों को कीमती सामान मिलता है वो उनसे लेते हैं और उनको बेच के उनसे जो आमदनी होती है उनका वो अपने जीवन में उपयोग करते हैं। उनके लिए गार्बेज इज द गोल्ड फॉर देम। लेखिका कहते भी हैं कि जो गार्बेज जो है उनके लिए सोना है। सोना कहने का मतलब कि कोई भी बहुमूल्य चीज जिनसे उनको कभी कभी कुछ बहुमूल्य चीज मिल जाता है। और एक बार इस तरह का घटना घटता है कि कुछ लोग जो है वहाँ पे टेनिस का खेल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे और कुछ लोग। तो साहब वहाँ पे देखता है तो लेखिका पूछती है कि क्या तुम खेलना चाहते हो? तो बोला हाँ, मुझे तो टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद भी है, लेकिन मैं ये खेल खेल नहीं पाऊँगा क्योंकि अब बहुत महंगा होता है। लेकिन वह यह भी कहता है कि जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो जो गेट कीपर है वह मुझे कभी कभार यहाँ पे झूला झूलने के लिए दे देता है, मना नहीं करता है। और अंततः यह देखा गया कि एक दिन जब लेखिका उनसे भेंट होती है वह खुद लेखिका के पास दौड़ के आता है। इसके पीठ में एक स्टील का कनस्टर है और वह खुद कहता है कि मैं टी स्टॉल में काम करता हूँ और जहाँ मुझे 800 रुपया पैसा मिलता है और सभी टाइम का खाना मिलता है। तो जब इस बात को वह कह रहा होता है, क्योंकि जब वो रैक पिकिंग का काम करता है और उसके कंधे में जो झोला होता है वो उसका अपना होता है, वो उसका मालिक स्वयं होता है। लेकिन सिचुएशन के अनुसार एक टाइम ऐसा आया जब वह उस टी स्टॉल में काम करने लगा और वह अब स्वयं का मालिक नहीं रहा, वह किसी और के अंडर में काम करने लगता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि साहब जो है वह अब अपना मालिक नहीं रहता है, वह किसी और के अंडर में रह के काम करता है और अपने जीवन का निर्वहन